खास मेहमानों की जोड़ी है और ये जोड़ी है माँ बेटी की। पहले पढ़ना है फिर बच्चों को पढ़ाना है, उससे अलग एनजीओ के लिए टाइम निकालना कैसे किया, कब से शुरू किया और क्या चैलेंजेस आते हैं? मेरा ये होता था कि नहीं, मेरा एक पर्पस है लाइफ में, मुझे करना ही करना है ये काम। तो ऊपर जाती थी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आपके मन में लगन है तो आपकी वो थकान भी खत्म हो जाती है। कि मैंने बहुत से कंटेंट आपके देखे हैं जिन्हें देखकर हंसी आती है, क्या उतना फनी होना जरूरी होता? सो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो ऐसे मैंने कभी जोक सुनाए हैं या ऐसा ऐसी चीजें की हैं व्हाइल ग्रोइंग अप, तो मैं तो बिल्कुल भी फनी नहीं। तो कंटेंट कैसे आता है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम जस्ट प्रॉब्ली आई जस्ट क्रिएट रिलेटेबल कंटेंट, तो मेरी ऑब्जर्वेशनल कंटेंट थोड़ा ज्यादा है। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम महिलाएं एक ऐसा शो जहां पर महिलाओं की बात महिलाओं के जरिए ही होती है। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत खास मेहमान है, या ये कहूँ कि खास मेहमानों की जोड़ी है, और ये जोड़ी है माँ बेटी की। सशक्त माँ बेटी जो कि हमारे स्टूडियो में आकर हमारे करोड़ों व्यूअर्स को आज प्रेरणा देने वाली हैं अपनी स्टोरी से। मेरे साथ में नूतन जी हैं, बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ सुकृति हैं, और नूतन जी और सुकृति ये जो माँ बेटी की जोड़ी है, एक दूसरी बेटी भी उनकी स्वाति हमारे साथ बैठी हैं और सभी अपने बारे में बताएंगी। लेकिन पहले ऑडियंस को मैं बता दूं, व्यूअर्स को मैं बता दूं, नूतन जी जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हैं, साथ ही साथ एक एनजीओ भी रन करती हैं, और सुकृति जो कि इंजीनियर भी हैं, बतौर आरजे भी काम कर चुकी हैं, बतौर एंकर भी इन्होंने एक अच्छा सफ़र तय किया है, लेकिन अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर लोगों के दिल में जगह कर रही हैं। और माँ बेटी की जोड़ी की जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं भूलना चाहिए कि नूतन जी की माँ जिनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने एनजीओ की शुरुआत की। तो नूतन जी, आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। टीचर जिसका काम बड़ा टफ रहता है, पहले पढ़ना है फिर बच्चों को पढ़ाना है, उससे अलग एनजीओ के लिए टाइम निकालना कैसे किया, कब से शुरू किया और क्या चैलेंजेस आते हैं? थैंक यू रचना जी। बात यह है कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो 2003 में मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने, मम्मी जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल से रिटायर हुई और पापा ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में एज अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे। दोनों ने अपना अच्छा सफ़र तय किया। फिर उन्होंने कहा कि अब हम कुछ सोसाइटी के लिए करते हैं, तो उन्होंने ये छोटा सा अपना पढ़ाने का बच्चों को ये शुरुआत करी। और करते करते बहुत बढ़िया था। रोज़ उनके पार्क में 100 के करीब बच्चे आते थे जिनको वो पढ़ाते थे। कुछ बच्चों की एजुकेशन भी स्पॉन्सर करते थे। ऐसे करते करते टाइम बीतता गया और हम लोग बहुत खुश होते थे कि चलिए मम्मी पापा के पास चलते हैं, वहाँ छोटे बच्चों को हम देखेंगे, हम भी कुछ पढ़ाएंगे जाके। फिर 2015 में सैडली अनफॉर्चुनेटली दोनों की ही डेथ हो गई। और फिर मुझे ये लगा कि अब मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि मम्मी कई बार कहती रहती थी कि तुम क्यों नहीं कुछ करती हो। तो मैं कहती थी कि मम्मी आप कर तो रही हैं ना, मुझे क्या करना है। सो जैसे ये एक यंग गर्ल होती है कि बिजी इन हर ओन लाइफ एंड एवरीथिंग, और अपना एंटरटेनमेंट भी चल रहा है, जॉब भी चल रही है, अच्छी ज़िंदगी बीत रही है। सो आप इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। लेकिन होता ये है कि शायद भगवान को कुछ और मंजूर होता है। तो ये मेरा इन अ वे उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने का भगवान ने सोचा कि मैं कर सकती हूँ। तो ये सारा का सारा मेरे ऊपर आया और मैंने खूब हिम्मत से शुरुआत करी नोएडा में, क्योंकि वो फरीदाबाद में थे और मैं नोएडा में थी। तो फिर मैंने नोएडा में ये शुरुआत करी, और जैसे उन्होंने किया था, लेकिन क्योंकि मैंने देखा तो सभी कुछ था। हाँ। तो जैसे मम्मी ने शुरुआत की थी वैसे ही मैंने भी उसको शुरुआत करी। देखिए, चैलेंजेस तो बहुत आए, क्योंकि विद द जॉब टीचिंग इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब दीज डेज, क्योंकि पेरेंट्स की भी बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। सारा सिनेरियो ही बदल गया है आज के ज़माने में। तो लेकिन एक हिम्मत होती रही। जैसे कहा जाता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपके पास हिम्मत है तो खुदा आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। ऐसी मम्मी को देखकर ही प्रेरणा लेकर सुकृति और स्वाति भी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। सुकृति, मैं आप पर आऊँगी। आपने इंजीनियरिंग भी की, इंजीनियरिंग में दिल नहीं लगा क्या? जो पहले आपने आरजे फिर एंकर आजमाया और अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर आप काम कर रही हैं। तो एक्चुअली मतलब आई थिंक इफ़ आई गो बैक टू कॉलेज, तो
एक्चुअली स्कूल तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दिस, राइट? हमको पता ही नहीं होता है कि अब क्या करना है ना. अब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं हु आर वेरी क्लियर कि लाइक माई सिस्टर आई थिंक वाज वेरी लाइक उसको ये तो पता था कि मेरे को आर्ट्स लेनी है तो मेरे को तो वो भी नहीं पता था. आई वाज लाइक व्हाट डू आई डू. तो मतलब मैं पढ़ने में अच्छी थी, मतलब मैं रट्टा मारने में बहुत अच्छी थी एक्चुअली. एंड तो मैं रट्टा मार के मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए थे क्लास 10th में. एंड जनरली ऐसा होता है कि जब आपके अच्छे नंबर आते हैं, सो एवरीबॉडी सेज कि आप साइंस ले लो क्योंकि फिर आर्ट्स और कॉमर्स भी खुला रहेगा वाला लॉजिक. तो मैंने साइंस ले ली एंड देन आई डिड decently well in my 12th also. And then I was like, अब क्या करें, चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं. It was very like what do I do now कि कुछ मेरे को एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग का मन था, तो मैंने उसमें भी अप्लाई किया, बट मेरे को कुछ मतलब आई डिडंट क्लियर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, तो वो भी नहीं हो पाया. सो इंजीनियरिंग वो घर के पास था, द कॉलेज वाज नियर, सो आई वाज लाइक ठीक है लेट्स डू इंजीनियरिंग. 4 साल रिलैक्स करेंगे, ये नहीं सोचना होगा कि क्या करना है. तो इंजीनियरिंग हैपेंड दैट वे. तो इट वाजंट लाइक मुझे इंजीनियर बनना है, ऐसा कोई पैशन नहीं था मेरे में. तो मैं इंजीनियरिंग मैं इंजीनियरिंग करी थी तो हम वीकेंड्स पे, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होता था नोएडा में, उस पर हम एक शोज़ करते थे वीकेंड पे, लाइक सिर्फ जस्ट फॉर फन कि अच्छा वीकेंड पे चले गए. एंड यू नो उनका एक इंग्लिश शो होता था, द ओनली इंग्लिश शो जो उस चैनल पे होता था, तो हम लोग वो करते थे साथ में. एंड बड़ा मज़ा आता था, मतलब इट वाज लाइक अ वीकेंड गेट अवे सॉर्ट ऑफ अ थिंग. 3-4 घंटे के लिए हम जाके करते थे. आई रिमेंबर समर ब्रेक था तो हम पूरे समर ब्रेक हमने वहीं पे स्पेंड करी. तो वी यूज्ड टू रियली एंजॉय इट. आई नेवर थॉट दैट आई विल टेक दिस अप प्रोफेशनली उस टाइम पे. वो तो चल ही रहा था साथ साथ में. So when engineering got over and campus placements हुई, and I also sat for campus placements क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि अच्छा अब नौकरी करेंगे या अब ये करेंगे, तो nothing was planned. So फिर जब placement हुई मेरी एक IT firm में, and उनकी date of joining actually 1 साल बाद की थी. So if I am placed in September in 1 year, तो next year September या December में मेरी joining थी. तो मैंने कहा मेरे पास 1 साल है तो मैं क्या करूँ इस 1 साल में. सो आई रिमेंबर कि मैं वापस गई उस रेडियो स्टेशन पे और मैंने कहा कि अब तो मेरे पास फुल 1 साल है तो आई कैन वर्क विद यू फुल्ली. सो उन्होंने मेरे को एक्चुअली उस टाइम पे बहुत अच्छी एडवाइस दी और उन्होंने कहा कि आपको जितना भी कम्युनिटी से सीखना था, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से, आप सीख चुके हो. देयर इज नथिंग एल्स दैट वी कैन ऑफर यू. सो मेरा ये आपसे सजेशन है, यू ट्राई अ कमर्शियल रेडियो स्टेशन. कमर्शियल वुड मीन लाइक अ रेड FM, रेडियो मिर्ची एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स. तो मैं और स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज लगता थोड़ी ना कि चलो आपको इतने बड़े रेडियो स्टेशन में जॉब मिल जाएगी. इट्स लाइक अ एस्पिरेशनल थिंग. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो फिर मैं वहाँ से निकल गई. आई वाज लाइक चलो ठीक है, प्रॉब्ली दे गिव मी द राइट एडवाइस. अब लगता है कि ऑफ कोर्स उस टाइम तो लगता है ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये क्यों नहीं दे रहे मेरे को नौकरी. बट देन आई रिमेंबर मैंने एक OAFM करके होता था, विच इज़ नाउ इश्क FM आई थिंक. तो मैंने वहाँ पे 2 months की इंटर्नशिप करी थी. एंड while I was doing that internship, तो मेरे को किसी ने बताया कि रेडियो मिर्ची एक RJ हंट कर रहा है. तो आई वाज लाइक ठीक है लेट मी पार्टिसिपेट इन दैट. तो मैंने वो RJ हंट में पार्टिसिपेट किया क्योंकि इतना टाइम था हमारे पास, मोर देन अ ईयर आई हैड. तो आई वाज लाइक अच्छा चलो इसको क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स ट्राई इट. तो मैंने रेडियो मिर्ची के RJ हंट में पार्टिसिपेट किया. मैंने जीती, कोई और जीता था, बट क्योंकि इतने सारे राउंड्स थे और ये सब, तो मुझे थोड़ी बहुत मतलब दोस्ती हो गई थी वहाँ लोगों से. तो आई वाज लाइक कि अब मेरे पास इतना टाइम है, कैन आई इंटर्न विद यू. सो दे वर आल्सो वेरी ग्रेशियस. दे सेड हाँ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं. तो आई इंटर्न विद नावेद ऑन हिज शो. अच्छा. हाँ जी. तो उनका इवनिंग शो होता था उस टाइम पे, तो मैंने उनके साथ काम किया. एंड कूडोज टू हिम बिकॉज आई थिंक उनकी वजह से ही मुझे इतना exposure भी मिला. and I also wanted to work in that organization because he was very down to earth and you know very like sweet and accommodating everything. तो मैंने वो किया, बट क्योंकि मेरे को इतना मजा आ रहा था, आई थिंक बिकॉज यू रियली एंजॉय. तो मैं तो संडे को भी चली जाती थी, लाइक यू नो. एंड माय पेरेंट्स एंड माय डैड एंड मॉम वाज लाइक कि मिर्ची तुमसे पहले चल नहीं रहा था क्या, मतलब क्या हो रहा है ये. तो आई वाज लाइक आई डोंट नो. तो मुझे इतना मजा आता था. तो आई यूज्ड टू गो एनी वीक, छुट्टी पे भी मैं जा रही हूँ ये सब करते करते. आई थिंक देन आई थिंक कोई या तो वीकेंड शो उन्होंने मेरे को दिया था बीच में, या फिर one of the RJs had gone on छुट्टी, so I was like a backup RJ for them and stuff. तो उसमें मैंने, so when you hear yourself first time on the radio and you know it's a different feel and you know कोई गाड़ी चलाते जाते people are calling and then I'm calling my parents up कि मतलब I'm on radio, you know, क्योंकि इतना आपने सुना है while growing up and you're there on the wave.
तो आपको लगता है कि वो ओके वाओ सो कुछ तो हो रहा है मतलब तो ये सब होता रहा बट दे स्टिल डिडंट गिव मी अ जॉब सो लाइक द मनी वाज नॉट कमिंग एवरीथिंग वाज हैपनिंग बट पैसा नहीं आ रहा था तो देन वो टाइम आ गया कि वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई उस कंपनी की एंड यहाँ पे अभी भी मेरे को कोई नौकरी नहीं मिली थी So I was like, what do I do? And I remember रात को we were all sitting and you know everybody was having a discussion. ऐसे हमारे relatives भी आए हुए थे and everybody was like कोई ज़रूरत नहीं है ये सब क्या है you know आप अपना इंजीनियरिंग वाली नौकरी पे जाइए ये सब तो ऐसे ही है and all that. But my parents both of them were very supportive. तो उन्होंने बोला कि तुम्हें नहीं करना है तो तुम मत करो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि यहाँ मिल जाएगी नौकरी मैंने कहा मुझे नहीं पता. so I was like, but I'm not that bad. मतलब कहीं तो मिल जाएगी, if not here. So they were like, ठीक है. Then we took that decision and we were like, ठीक है, let's just leave that job and go continue here at the radio. So I remember going back to my boss and saying कि मैंने वो वाली नौकरी छोड़ दी है, so you better hire me now. So he's like, then I think that's when they actually realized that I was serious about this. Otherwise, तो I was just doing it for fun. तो वो सब हुआ. Then I think 2 months later they gave me a job as a RJ. तो वो मैंने किया फिर RJing मैंने की for 5 years in Radio Mirchi. I did the afternoon show. We also went to Hyderabad and उनका कोई launch था तो we did that also for 3 months. वो सब हुआ and while I was doing RJing तो मेरे बॉस ने एक्चुअली मेरे से बोला कि आप उस टाइम फेसबुक बहुत ह्यूज होता था. This was I think 2015 हाँ Facebook was huge at that time and Facebook videos बहुत नए शुरू हुए थे like Facebook so उस टाइम उन्होंने मेरे से बोला कि why don't you make a Facebook page और उस पे आप अपने videos डालो. तो मुझे लगा क्या वीडियो डालो मैं बना के I don't make videos मैं तो रेडियो करती हूँ. So हम लोग अपने रेडियो के ही snippets जो होते थे जो भी मेरे को लगा ये मैंने बेस्ट चीज बोली है आज रेडियो पे तो उसका मैं कार्ड थोड़ा लाइक बना के आई शो ओनली पुट ऑडियो अप. तो ऑडियो ही जाता था मेरे फेसबुक पेज पे इनिशियली अगर आप पीछे जाके देखें तो उस पे कोई ज्यादा ट्रैक्शन आता नहीं है क्योंकि लोग क्या देखें मतलब सुनने तो वो आप रेडियो भी सुन सकते हैं. तो वो सब होता रहा. फिर मैं एक ऐसा पोर्शन करती थी अपने रेडियो शो पे जिसमें मैं बाहर जाके लोगों से बात करती थी किसी भी टॉपिक पे वॉक्स पॉप. तो मैंने कहा ये तो मैं वीडियो पे भी कर सकती हूँ. और उस टाइम ऐसे बड़े वीडियोस चलते थे कि लोगों की ऐसे वो हो गई क्या बताइए कितनी नेशनल हॉलीडेज है इंडिया में कोई नहीं बताया पे हो ला तो है ना आपको ये भी नहीं पता इस टाइप की वीडियोस नहीं होते थे. तो आई वाज लाइक चलो मैं भी ये बनाती हूँ. तो मैं ये वीडियो बना रही कितनी नेशनल हॉलीडेज अच्छा स्वतंत्र दिवस क्या होता है ना इस टाइप के वीडियोस नहीं आते कि रिपब्लिक डे को हिंदी में क्या कहते हैं इनको नहीं पता गांधी जी का हैप्पी बर्थडे कब होता है तो ये किसने लिखा है नेशनल सॉन्ग क्या है एंड तो इस टाइप के वीडियोस. तो वो मैं बना तो मुझे फिर लगा कि मुझे तो मजा आता है ये करने में तो व्हाई नॉट. तो मैंने वो शुरू के मेरे वीडियोस वही थे वॉक्स पॉप बट इट्स अ लॉट ऑफ मेहनत. जो लोग भी वॉक्स पॉप और सड़कों पे जाके लोगों से बात करते हैं हैट्स ऑफ टू देम. मतलब इट्स टू मच एफर्ट बिकॉज आप 20 लोगों से बात करते हो तो आपको 5 सही अच्छे जवाब मिलते हैं. अदरवाइज तो लोगों को लगता है you're a salesperson and you're selling something and नहीं चाहिए. तो मुझे तो we used to shoot for 4-5 hours to make a 3-minute video. तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत मेहनत है यार. I can do this once a week but I can't do this every day. So I was like क्या करें. तो उस टाइम इस टाइप की वीडियोस चलते थे 5 things foodies do है ना इस टाइप के वो आर्टिकल आते थे 5 things chai lovers do है ना इस टाइप के. तो मैंने इस टाइप के वीडियोस बनाए 5 things foodies do 5 things वो ऐसे तो वो मुझे लाइक दिस वाज इजियर टू मेक आल्सो एंड यू नो लाइक घर पे बैठ के आपने बना लिया कुछ डायलॉग कर दिया. तो उसमें देन आई रियलाइज कि प्रॉब्ली आई एंजॉय एक्टिंग आल्सो लिटरली यू नो तो लेट्स डू दैट. तो वो मैंने किया. लॉकडाउन में लोगों को जब उन्होंने खुद ट्राई किया वीडियो बनाना तो उनको लगा कि दिस इज नॉट इजी. तो उस टाइम पे आई थिंक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रियली picked up because people were only consuming digital और तो कोई घर से तो निकल ही नहीं रहा था सब फोन पे थे अपने. So I think that's when it really went many folds. तो उसके बाद से influencer marketing now has become a thing. तो वो I think I just landed into it. there was no plan or anything. And one thing people जब ये आरजेइंग कर रही थी तो लोग मुझसे आके पूछते थे अच्छा सुकृति रेडियो में बोलती है. मैं कहा हाँ बोलती और क्या करती है. मैं कहा वो यही करती है बिकॉज इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड दैट आरजे भी कोई प्रोफेशन हो सकता है जॉब हो सकती है. लोगों को लगता था कि वो पार्ट टाइम जॉब है. तो ऐसे नहीं वो यही काम करती है. अभी भी इनफैक्ट पूछते हैं कि अच्छा इसके बाद तुम क्या करना चाहोगी. तो अच्छा यू वांट टू गो बैक टू योर इंजीनियरिंग
हाँ। तो ऐसे नो वे, व्हाई शुड शी गो? प्रोफेशन की तरह से नहीं देखते हैं। अब लोग देखने लगे हैं एज अ सीरियस प्रोफेशन व्हिच इज मेकिंग एवरीबडी हैप्पी, यू नो, एंड दैट इज इट। अच्छा, शो से शुरू होने से पहले मैं नूतन जी से पूछ रही थी कि सुकृति फनी है क्या, टॉकेटिव है क्या, तो वो समझ में आ गया अभी बातों से। तो दूसरी बेटी आपकी स्वाति, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वाति, अपने बारे में कुछ बताइए। आई एम अ जर्नलिस्ट एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ जर्नलिस्ट। मैंने प्रिंट से शुरू किया था अपनी जर्नी, जब डिजिटल का नाम भी नहीं था। दिस इज़ इन 2012। इंडिया टुडे वुमन करके एक मैगज़ीन आती थी, और आई थिंक मेरी खुशनसीबी है बिकॉज वो इंडिया टुडे वुमन करके मैगज़ीन थी, वो सिर्फ विमेन के लिए ही थी, वो सिर्फ महिलाएं के लिए थी। एंड उसमें हम उन महिलाओं को प्रमोट कर रहे थे जो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं या कुछ अलग कर रही हैं। उसमें ये स्ट्रिक्टली बोला गया था कि बॉलीवुड हीरोइंस या सेलेब्स या पेज 3 उस टाइम चलता था, पेज 3 सेलेब्स को नहीं लाना है, जो विमेन बिजनेस चला रही हैं या एंटरप्रेन्योर हैं वो। और आई थिंक लाइफ कम्स अ फुल सर्कल कि हम आज आपके शो में बैठे हैं, हम महिलाओं में बैठे हैं। एंड उसके बाद जर्नलिज्म इतना पसंद नहीं आया, इतना रास नहीं आया था उस ज़माने में, बिकॉज अभी भी मैं हंस के बोलती हूँ कि वो रियल जर्नलिज्म के दिन थे जब बॉसेस बड़े ही आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे। अब ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ चेंज हो गया। देन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी थोड़े साल, वो मैं क्लियर नहीं कर पाई। उसके बाद देन आई वेंट टू डेली टाइम्स। तो डेली टाइम्स में मैंने फिर प्रिंट में अपना लक आजमाया, एंड वहाँ पे आई स्टार्टेड एन्जॉइंग। दिस इज़ इन 2017, एंड फिर आई वाज विद हिंदुस्तान टाइम्स फॉर सम टाइम, एंड नाउ आई एम विद नेटवर्क 18। तो यही मेरी जर्नी है। And she's been very supportive, very very supportive of सुकृति, because कई बार ये भी होता था कि इनको रात का शो मिलता था, याद है तुम्हें, है ना? 12 से 2 इनका शो हो रहा है, वो जो कोई लव गुरु टाइप्स, यू नो। मैं नहीं थी लव गुरु। ये लव गुरु नहीं थी, बट उसी टाइप का था कि अगर किसी को कॉल करना है ये एंड एवरीथिंग, तो बट एडवाइस देने के लिए। हाँ, बट हम लोग इसकी वेट भी करते रहते थे, काफ़ी इसको हम सपोर्ट करते थे। नो, कैरी ऑन बिकॉज डर लगता था कई बारी कि, बट दे यूज्ड टू गिव ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग। बट आई वांट टू से इसलिए कि इसने हर कदम पे किया, और स्वाति ने मतलब एज अ बिग सिस्टर बहुत सपोर्ट किया। All of us, I think it's very like co-supportive group. मैं एनजीओ की जैसे बात करूं तो जब ऐसे होता था, स्कूल से आए थके हुए, अब 3 बजे आ रहे हैं और 4 बजे बच्चों को बुला लिया है, हमारा टेरेस है, वहाँ बच्चे बैठेंगे, 1 आया 2 आए, आते आते वो 50 बच्चे कब हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। और उनको पढ़ाना है, तो मेरा मन करता था कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, बट कोई आराम का सीन ही नहीं है। बात ये होती थी, देखिए अगर आपके मन में लगन है तो आपकी वो थकान भी खत्म हो जाती है। ये तो सभी इस बात को कहते हैं। तो मेरा ये होता था कि नहीं, मेरा एक पर्पस है लाइफ में, मुझे करना ही करना है ये काम। तो ऊपर जाती थी, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और रचना ये भी है कि उसमें बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट इनिशियल डेज में ही करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम जैसे जलवायु विहार में रहते हैं, तो वहाँ एयरफोर्स ऑफिसर्स, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और अपने आप आ गए कि हम पढ़ाएंगे बच्चों को। वॉलेंटरी सर्विस, इसीलिए विदाउट फंडिंग सब कुछ चलता चला गया, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं था, घर अपना था, वो लोग पढ़ाने आ रहे हैं, मैं खुद भी बैठी हुई हूँ, जिससे आना है वो आ सकता था, यू नो। एंड करते करते हमारे अगर 50 बच्चे हैं तो हमारे पास आराम से 10 टीचर्स होते थे। सो वी कुड गिव यू नो स्पेशल अटेंशन, स्पेशल एवरीथिंग टू द चाइल्ड। अच्छा लगता है अब आपके थ्रू पढ़े हुए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा या लगता जो है, फीमेल्स हैं, बहुत लड़कियां अच्छा हैं, लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो टाइम बहुत ही अच्छा था। बच्चे जैसे आप, ये मैंने रियलाइज़ और किया कि लड़कियां जो हैं वो आई मेरे पास, मैम 7th में मम्मी ने पढ़ाई छुड़वा दी, ओके मैम 9th में छुड़वा दी। आप सोचिए कितना दुख होता है कि मतलब एक बच्ची ने, एक लड़की ने यहाँ तक मेहनत करी और छोड़ दिया गया फिर। तो हमने उन लड़कियों को बहुत सपोर्ट किया, उनको क्लास 10th करवाई फ्रॉम ओपन स्कूल, 11th एंड 12th फ्रॉम ओपन स्कूल, 12th करवाया उनको हमने। और उसके बाद अगर हमें लगा कि लड़की और पढ़ सकती है तो उसको हमने
बिल्कुल सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और कई लड़कियां हैं जो, जैसे आज हमारी लड़कियां जो हैं, एक एयर होस्टेस बनने वाली है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कशन में बताया, उसको बस उसका वेट कम है थोड़ा सा, शी हैज़ टू गेन अ लिटिल वेट, सो आई एम श्योर शी विल बी वेरी सक्सेसफुल। और उसके बाद रचना ये भी हमने किया कि कोविड का जब टाइम आया तो हमें ये स्कूल बंद करना पड़ा, जो हमारा शाम का स्कूल था, क्योंकि प्रॉपर स्कूल तो था नहीं। शाम को जैसे आप लोग कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में जाते हैं, तो इट वाज लाइक दैट। सुकृति, बतौर इन्फ्लुएंसर बहुत सी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, लेकिन बहुत से सवाल भी लोगों के हैं। हमारे साथ ऑडियंस भी है, वो भी आपसे कुछ दोनों से इनफैक्ट सवाल करना चाहेगी, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। हाँ जी, हाँ जी। चूंकि मैंने बहुत से कंटेंट आपके देखे हैं जिन्हें देखकर हंसी आती है, चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और थोड़ी देर के लिए आप टेंशन फ्री हो जाते हैं जब तक आप वो वीडियोस या कंटेंट देख रहे होते हैं। तो रियल लाइफ में भी क्या उतना फनी होना ज़रूरी होता है जितना आप वीडियोस में दिखते हैं? दूसरा, आज यूथ खास तौर पर ये देखता है, सोचता है कि हम भी ये काम कर लें, तो इससे इनकम भी होती है क्या? ओके, तो 2 सवाल हैं आपके, मैं पहले फर्स्ट आंसर कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर क्रिएटर का थिंकिंग पैटर्न या जैसा वो पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को, वो सबका थोड़ा अलग होता है। लाइक सबका बिहाइंड द सीन्स थोड़ा अलग होता है। कुछ लोग एक्चुअली में बहुत फनी होते हैं, लाइक इफ यू सिट विद देम तो मतलब आपको लगता है भाई अब पेट में दर्द हो रहा है, डू नॉट टॉक मोर टाइप्स। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी फनी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो वैसे मैंने कभी जोक सुनाए हैं या ऐसी चीजें की हैं व्हाइल ग्रोइंग अप, तो मैं तो बिल्कुल भी फनी नहीं तो हूँ। कंटेंट कैसे आता है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम जस्ट probably I just create relatable content, तो मेरी observational content थोड़ा ज़्यादा है, you know, like if I see an auntie doing something at a parlor or something, तो I will remember that कि अच्छा ये आंटी की nuances क्या थे, अच्छा वो अपना कैसे बोल रही थी, कैसे हंस रही थी, so probably I'll remember that and try to do that in my video। तो वो जब आप वैसा देखते हो तो आपको लगता है अरे ये तो it's just like a chuckle that comes in, अरे ये तो हमने भी देखा था, you know, oh this happened with me also, so वो comes under the umbrella of funny, so I come into a comedy content creator category, but अगर आप like intrinsically देखें तो मैं इतनी फनी नहीं हूँ, so I think it's just that। और दूसरा सवाल था आपका इनकम का, and I know बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर क्रिएटर बनना चाहते हैं, and I तो tell everybody that please go all out, do it, and बिल्कुल आपका मन कर रहा है, आपको लग रहा है, प्लेटफॉर्म भी है, इट्स अ ओपन फ्री प्लेटफॉर्म, ऑल दीज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, स्नैपचैट, सो मेनी नाउ। मेरे तो बहुत से सवाल जवाब आपसे हो गए, बताइए, बट ऑडियंस में भी कुछ लोग हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर जो भी आप इसे कहें, इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती हैं? मतलब क्योंकि समाज में कई सारे लोग इनको देख के प्रभावित होते हैं। दूसरा सवाल इसी में मैं ऐड करता हूँ, क्रिंज कंटेंट जो होता है उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली अटैच्ड होती है, बिकॉज जैसे इन्फ्लुएंसर आई थिंक मीन्स ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर यू इन्फ्लुएंसिंग द राइट वे और नॉट। तो मुझे तो ऑनेस्टली ये वर्ड ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मेजरली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो मैं तो लोगों से कहती हूँ आई एम अ क्रिएटर इन्फ्लुएंसर, बट नहीं, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई थिंक एवरी इन्फ्लुएंसर शुड अंडरस्टैंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कभी कभी उसमें हो जाते हैं कि अरे हमको तो ठीक लग रहा है ये कंटेंट तो हम तो डाल रहे हैं, वैसा वाला जोन भी नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन सर्टन सेक्टर्स, यू नो, लाइक बी इट पॉलिटिक्स, रिलीजन। आई थिंक बॉडी शेमिंग आजकल, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट, एंड I feel that you should stay away from such things because you feel that way. Like especially when it comes to body shaming या just shaming. तो वो मैं I personally feel very strongly about it. I think cringe, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ में कोई किसी की बुराई नहीं हो रही है, कोई गलत तरीके से इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, अफेक्ट नहीं हो रहा है, इट्स फाइन, इट्स फॉर फन। एंड आई थिंक टिकटॉक से ये क्रिंज कंटेंट वाला टर्म हैज कम फ्रॉम टिकटॉक बेसिकली। हम इतने एनजीओ चल रहे हैं आज के टाइम में, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनजीओ सही काम कर रहा है ईमानदारी से अपना और कौन सा नहीं कर रहा है? ये जमीनी स्तर पर कैसे पता चलेगा हमें? बड़ा ही डिफिकल्ट है ये तो क्वेश्चन। हाँ, देखिए, आप जो एनजीओ चला रहे हैं,
आप उनसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ये है कि आप विद इन द विसिनिटी ही देखिए, आप बड़े एनजीओज़ को मत जाइए कि इधर मैं अपना पैसा दूंगा तो अच्छा रहेगा या मैं उसको अपना टाइम दूंगा। जो छोटे एनजीओज़ हैं जो आपके नोन ग्रुप में हैं, जैसे कि अगर आप नोएडा में रहते हैं तो नोएडा के अपने सेक्टर के आसपास अगर कोई एनजीओ चल रहा है तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं, तो आपको उनकी जेन्युइनिटी पता चल जाएगी, है ना। क्योंकि बड़े एनजीओज़, अभी भी मेरा किसी से डिस्कशन अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, वो एक बहुत बड़े एनजीओ को कुछ देना चाहते थे, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट ही करी थी एक तरह से। मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं, कि आप मेरा काम आके देखिए, है ना। हाँ, आप, क्योंकि हम लोगों का ये माइंडसेट है कि जो बड़े बड़े एनजीओज हैं, मैं नाम नहीं ले रही किसी का, उनको ही हमने एक चेक काट के दे दिया और हो गया काम, है ना। हमने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर ली, हमने भला काम भी कर लिया, सब कर लिया। तो जो एनजीओ, जो छोटे एनजीओज हैं, जैसे हमारा एनजीओ छोटा ही है, तो वो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो मेरा ये मतलब था कि आप उन जो छोटे एनजीओज हैं जिनको आप जानते हैं थोड़ा बहुत, उन्हीं के पास जाके आप काम करने की चाह रखें, और उनको अगर आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं उनको करिए। आई थिंक जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कभी कभी हम बस घर बैठ के सोचते हैं कि चलो पैसे तो जा ही रहे हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है टुवर्ड्स द सोसाइटी, बट आई थिंक जब तक आप जाके एक्चुअली वहाँ ऑन ग्राउंड जाके जब आप देखते हो कि ये स्थिति है या ये ऐसा हो रहा है, तो यू फील मोर कनेक्टेड टू द कॉज। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने बहुत देखा है कि लोग कहते अच्छा नूतन मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है तो मैं कितने पैसे दे दूं। मैं कहती हूँ कि नहीं, तुम आओ वहाँ, है ना, अपने बच्चे को भी लेके आओ और वहीं पर आके उनको कुछ खाना खिलाना है खिलाओ, या कुछ बुक्स देनी है, स्टेशनरी देनी है, जो करना है वो करो। यू विल फील गुड, आपको भी अंदर लगता है कि हाँ मैंने सेवा करी, है ना। जो ये चेक काट करके दे देना या पेटीएम कर देना, ये भी ठीक है, हम उसमें भी खुश हैं, लेकिन उसमें भी हम खुश हैं कि हमारे पास आ रही है मनी और हम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आप आके करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको मोर कनेक्शन होगा विद द एनजीओ, और आपको एनजीओ का काम भी पता चलेगा। तो आप अगर चाहें तो आपके आसपास जो हैं, आप हमारे पास भी आ सकते हैं, आइए, बिल्कुल आइए। तो बहुत अच्छा आज का ये टाइम रहा और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हमने और ऑडियंस ने और हमारे व्यूअर्स ने जाने हैं। माँ बेटी का ये अच्छा कॉम्बिनेशन, और दोनों ही सोशली जुड़े हुए हैं। आप सोशल सर्विस तो आप सोशल इन्फ्लुएंसर। तो कीमती समय आपने दिया, इंडियन न्यूज़ के स्टूडियो में आए, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, नूतन जी, सुकृति, और साथ ही स्वाति आपका भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू।